हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन स्टडी विद ललित। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया हैं? आई होप सब बढ़िया हैं। पिछली क्लास तक हम इन्फ्लेशन को ही पढ़ रहे हैं अभी। तो इन्फ्लेशन को पढ़ते पढ़ते हमने क्या किया, हमने इन्फ्लेशन को पढ़ते पढ़ते हमने क्या किया, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन और इसके साथ ही हमने हाइपर इन्फ्लेशन को पढ़ लिया है। इन सारी शब्दावलियों को समझते हुए हमने समझा कि किस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और साथ ही हमने क्या समझा, साथ ही हमने समझा इन्फ्लेशन स्पाइरल, यानी कि अगर आपकी कमाई बढ़ रही है तो उस कमाई के अनुपात में तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं ना, तो उन खर्चों के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है। इन्फ्लेशन गैप भी पढ़ा, ठीक है, इन्फ्लेशन गैप पढ़ा और इन्फ्लेशन स्पाइरल पढ़ा। इन दो शब्दावलियों को हमने पढ़ा, समझा और साथ में ये चीज़ें पढ़ी। आज भी हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि मुद्रास्फीति वास्तव में क्या है, कैसे इसका माप किया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, अब एक शब्द आपके समक्ष आ रहा है, उसको कहते हैं मुद्रास्फीति कर, इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स, टैक्स आपसे जब लिया जाता है ना, मान लो, तो उस तरह का मान लो टैक्स वही। इसको भी हमारी रीत क्या रही है, मेरी क्लास की यही रीत रही है, हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीज़ों को समझा है। तो इसको भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा है। उदाहरण के लिए आपका नाम है राम। व्हाट इज योर नेम? योर नेम इज राम। राम क्या करता है, SBI में जाता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब जाता है, उसने मान लो बैंक में 100 रुपये जमा रखे। कितने रुपए जमा रखे? छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तब आपको चीज़ें समझ आएगी। 100 रुपये इसने जमा किए। जब SBI में राम ने 100 रुपये जमा किए, और बैंक भी क्या देगा, कुछ ना कुछ इसको निश्चित ब्याज देगा। मान लो स्थिति है 2023 की, ठीक है। बैंक ने मान लो इसको दिया, यानी कि मैं कहूँ कि इसको मान लो 5%, हाँ ठीक है, 5% का इसको क्या दिया, या इसको 6% माने, ठीक है, 6% का क्या दिया, बैंकों ने राम को क्या दिया, ब्याज दर रखी 6%, और राम ने 100 रुपये बैंक में जमा करे। कितने रुपए? 100 रुपये बैंक में जमा करे, और उन 100 रुपये में 5% का वार्षिक ब्याज बैंक ने देना स्वीकार किया। अब जब 2024 में राम बैंक में आएगा तो बैंक कितना देगा? 6% था, सॉरी, ठीक है। बैंक ने 106 रुपये राम को दिए। राम बड़ा खुश हो गया कि मुझे 106 रुपये मिले, लेकिन 2023 के मुकाबले में 2024 में भी प्राइस क्या हो चुके होंगे, बढ़ चुके होंगे। अब मान लो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया होगा, मान लो इन्फ्लेशन का रेट हो चुका है 5%, तो मतलब राम को 106 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। राम को तो 105 रुपये तो उसको टैक्स, फिर इन्फ्लेशन वगैरह में चले गए। राम को फ़ायदा हुआ है 1 ही रुपये का। समझे आप? नहीं समझे? आपने बैंक में क्या किया, 100 रुपये रखे आपने बैंक में जमा, और जमा करने पर बैंक आपको एक निश्चित ऋण देता है, निश्चित ब्याज देता है। तो आपको 6% मान लो एनुअल इंटरेस्ट दिया बैंक ने, ठीक है, और आप साल भर बाद लेने आए और खुश हो गए कि मुझे 106 रुपये मिल गया। लेकिन क्या 2023 के मुकाबले में महंगाई उतनी ही है? महंगाई तो बढ़ गई है। अब मान लो 5% महंगाई की दर बढ़ गई, तो अब 105 तो वही, यानी कि 5% हो गया। अब आपका खर्चा भी तो होगा,
जब खर्चा होगा, जब आप अधिक खर्चा करेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा और वास्तव में आपको कितना फ़ायदा हुआ? 1 ही रुपये का फ़ायदा हुआ। मतलब आपने जमा किया, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके टैक्स के रूप में काटा गया, पैसा काट दिया गया। आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन उसको एक टैक्स के रूप में काटा गया। समझ पाए? क्योंकि उसको फ़ायदा केवल 1 ही रुपये का हो रहा है, बाकी उसके 5 रुपये एक तरह से मुद्रास्फीति के टैक्स में काटे गए। मुद्रास्फीति के टैक्स में काटने का मतलब ये है कि बाज़ार में उस समय तक क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। और जब प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो जितना उसने कमाया था उसका मैक्सिमम हिस्सा तो कहाँ जाएगा, सामान को खरीदने में जाएगा। मतलब मैंने कहा कि 105 रुपये मान लो सामान खरीदने में, तो उसको वास्तव में फ़ायदा 1 ही रुपये का हुआ और ये 105 रुपये उसके टैक्स के रूप में काटे गए। जिस तरह से कुल मिलाकर बाज़ार में प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, प्राइस बढ़ रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने 106 रुपये कमाए बैंक से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रियलिटी में देखें, मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ी है। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है तो उसको फ़ायदा केवल बहुत कम रुपए का हुआ है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? समझ पाए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाए तो आप फिर से एक बार इसी वीडियो को YouTube में जाइए, इसी वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे उतनी ही बार आप नई नई चीज़ों को ध्यान में रखकर चीज़ें समझेंगे। इसी से संबंधित एक शब्द है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, यानी कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। यानी कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, मुद्रास्फीति लेखन अकाउंटिंग, ये बस वैसा ही है। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए 2024 में अंगूर का रस बनाने वाली एक कंपनी, एक फैक्ट्री ने क्या किया, इस वर्ष के लिए टारगेट रखा 2025 तक के लिए कि हम क्या करेंगे, 1 करोड़ तक का फ़ायदा लेंगे। कितने करोड़ तक का फ़ायदा लेंगे? 1 करोड़ तक का फ़ायदा लेंगे। 1 करोड़ तक का फ़ायदा लेंगे। लेकिन 2025 तक आते आते उनकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया और उन्होंने जो कमाई की, उनकी जो कमाई थी, उनकी जो इनकम हुई, वो 1 करोड़ ना होकर के 1 करोड़ 10 लाख हो गई, इतनी होगी, ठीक। लेकिन अब जरा एक बात सोचो कि क्या 2024 में जितनी इस अंगूर के रस की जो फैक्ट्री थी, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे, जो भी वस्तुएं यूज़ हो रही थी, क्या उनकी लागत अभी भी उतनी है? क्या लोहे की कीमतें उतनी ही होंगी? जिन मशीनों से काम हो रहा है, क्या इतनी है? नहीं है। मतलब इन्फ्लेशन मान लो 10% की गति से बढ़ गया, मान लो कितनी गति से बढ़ गया, 10%, क्योंकि अंगूर बनाने या अंगूर के रस बनाने वाली कंपनी तो बहुत ज़्यादा ये में थी कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा लाभ कमा लिया। लेकिन इन्फ्लेशन मान लो 10% बढ़ चुकी है। अब होगा क्या, उसके 10 लाख रुपए तो क्या हो गए, टैक्सेशन में काटे गए। उसकी जो वास्तविक आय है, इनकम है, वो कितनी है, वो 1 करोड़ ही है। समझ पाए आप किसका कैसे अंकन किया जा रहा है? यानी कि आपके द्वारा कमाई गई कुल आय में हम किसको घटा देंगे, उस वर्ष की मुद्रास्फीति दर को, ठीक। आपने 1 करोड़ का फ़ायदा लिया और 1 करोड़ 10 लाख आते, लेकिन 10% उस समय तक मुद्रास्फीति भी बढ़ गई थी, महंगाई भी बढ़ गई। तो हमने क्या किया, उस 10% को वहाँ पर डिडक्ट कर दिया, और जब डिडक्ट कर दिया 10% को, इसका मतलब आपका जो उत्पादन था वो उतना ही था जितना आपने टारगेट रखा है, ठीक। समझ पाए आप लोग? समझ पाए हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है।
फ्रेंड्स एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और साथ में वीडियोस में कमेंट करते रहिएगा, सो दैट मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाता रहूं। जितना कर सकता हूं उतना ज़रूर करने का प्रयास करूंगा। ये आपके ही हाथों में, जितना आप चीज़ों को शायद शेयर करेंगे, जितना ही ये चैनल ग्रो होता रहेगा, मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। और ख़ासकर प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। आज आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, अभी देखना आपने भी, ठीक है। समझ पाए आप? यूपीएससी के प्रीलिम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्सेप्ट है, आ सकता है एग्ज़ाम में कभी भी आपको देखने को मिलेगा। उसको कहते हैं, इसको हिंदी में मुझे नहीं आता कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ठीक, लेकिन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। क्या बोलते हैं, सर्च कर लेना आपने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन प्रीमियम, क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक। ये हमें बताता है कि मुद्रास्फीति के दौरान उधार देने वाले को घाटा तथा उधार लेने वाले को फायदा होता है। उधार देने वाला कौन होता है, क्रेडिटर, यानी कि जो उधार देता है वो होता है क्रेडिटर, और जो उधार लेता है वो होता है डेटर। वो क्या होता है, डेटर। एक होता है उधार लेने वाला, यानी कि जो ऋण करता है, एक होता है उधार देने वाला। अब इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या कहता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम कहता है कि मुद्रास्फीति के दौरान, यानी कि जब इन्फ्लेशन अधिक हो जाती है तो उस इन्फ्लेशन के दौरान क्रेडिटर को घाटा, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के रूप में। हालांकि वो घुमाते बहुत है, लेकिन आपने अगर सिंपल एग्जांपल समझा होगा, इफ़ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, so I think you will be able to solve that question. I'll provide you everything, but क्या ना कि चीज़ें अभी ठीक हो जाएंगी, चीज़ें अभी संतुलित मात्रा में होना शुरू हो जाएगी, तो मैं क्वेश्चन भी बीच में लाऊंगा, क्वेश्चन भी हम करेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि क्रेडिटर को घाटा और डेटर को फायदा कैसे होगा इन्फ्लेशन के टाइम, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब इसको भी हम समझेंगे बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल से। 2025 में, ठीक, 2025 में एक साहूकार है जिसका नाम है शमशेर सिंह। क्या नाम है, शमशेर सिंह नामक साहूकार। इस शमशेर सिंह ने रामू नामक किसान को, रामू एक ऋण करता है, ऋण लेने आया भाई, ठीक है, रामू नामक एक ऋण कर्ता को, ऋण, ये ऋणदाता है कौन, शमशेर सिंह, क्रेडिटर हिंदी में, अंग्रेजी में सॉरी, क्रेडिटर अंग्रेजी में, ऋणदाता हिंदी में, और ये ऋण करता है हिंदी में, डेटर है किस में, अंग्रेजी में। तो रामू गया किसके पास, शमशेर सिंह के पास, और 2025 में क्या है, एक डील फिक्स हुई कि रामू क्या लेगा, इनसे मान लो 30,000 रुपये लेगा, और एक वर्ष बाद ये क्या करेगा, 10% इसको ब्याज देगा। कितना परसेंट ब्याज देगा रामू, शमशेर सिंह को 10% के हिसाब से एक वर्ष के लिए पैसा दिया। किसने, शमशेर सिंह नामक एक साहूकार ने, एक उच्च वर्ग ने, यानी कि बोलने का मतलब है कि जो ऋण दे रहा है, यहाँ बैंक भी हो सकता है, ठीक है, बैंक मान लो लोन दे रहा है, और उसने बोला कि 10% के हिसाब से मुझे 30,000 दो और मैं एक साल बाद आपको 40,000 रुपये लौटा दूंगा, ठीक है। क्रेडिटर को कितने मिले, 40,000 रुपये। अब मान लो बाजार में इन्फ्लेशन हो गया हाई, मैंने इसलिए तो कहा कि इन्फ्लेशन के टाइम ऐसा होता है। मान लो इन्फ्लेशन पहुंच गया 15% के पास आसपास, तो अब रामू को फायदा हुआ, क्यों,
क्योंकि उसे कम पैसे देने पड़े किसको, शमशेर सिंह को वापिस। समझ पा रहे हैं आप? इन्फ्लेशन मान लो अधिक हो गया ना, इन्फ्लेशन अधिक हो गया, मुद्रास्फीति की रेट अधिक होगी। अब क्या हुआ, रामू को शमशेर सिंह जो साहूकार था जिसने उसको लोन दिया, ऋण दिया, उसको कम पैसे देने पड़े। मतलब रामू की 5% की बचत हो गई। आप जरा ध्यान से देखिए। और शमशेर सिंह का 5% का घाटा हो गया, क्योंकि पिछले साल इन्फ्लेशन थी 10% और उसने उस हिसाब से ऋण दिया था। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है, इस वर्ष इन्फ्लेशन का मान लो रेट बढ़ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ने वाली चीज़ है, ये घटती नहीं है, ये बढ़ती है। ठीक है, घटती बहुत कम है। तो मतलब शमशेर सिंह जो ऋण दे रहा था उसको घाटा हुआ। क्यों घाटा हुआ? क्योंकि उसने 10% के हिसाब से ब्याज दिया, लेकिन 2025 में इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 15%। मतलब यहाँ पर शमशेर सिंह को अगर 45,000 रुपये आए होते तब शमशेर सिंह फायदे में था, लेकिन उसको कितने आए, 40,000 रुपये। तो मतलब क्रेडिटर को घाटा हो रहा है और रामू को फायदा हुआ। क्यों? उसको 45,000 रुपये देने पड़ते, उसने 40,000 ही दिए। तो मतलब इन्फ्लेशन की स्थिति में अगर आप परिभाषा लिखना चाहें ऐसे लिखेंगे, मुद्रास्फीति के दौरान जब कोई ऋणदाता ऋणकर्ता को, ठीक, ऋणकर्ता को ऋण देता है तो मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता को घाटा और ऋण लेने वाले को फायदा होता है। ये स्टेटमेंट पूछी गई है और मैंने आपको प्रूफ भी कर दी। ठीक, आपको समझ आ गई? अच्छा है। नहीं आई तो मैं एक बार फिर से लास्ट बार बता रहा हूँ। जैसे मान लो इन्फ्लेशन अभी 10% है, 10% है हमारी इन्फ्लेशन की रेट। कितने परसेंट है? 10% हमारी इन्फ्लेशन रेट है और 2025 चला हुआ है। मान लो बैंक ने क्या किया, मान लो बैंक ने कल्लू नामक व्यक्ति को, एक कल्लू मल्लू टल्लू, इन्हीं एग्जाम्पल से आप एक दिन सीखेंगे कि हमने इकोनॉमी पढ़ ली, क्योंकि आप इसी सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद रहेंगी। बैंक में आया कल्लू और कल्लू ने मांगे 20,000 रुपये बैंक से। ठीक, कितने हज़ार रुपये? 20,000। अब 20,000 रुपये कल्लू ने बैंक से मांगे और 10% क्या है, ब्याज की दर लगा दी कल्लू पर कि आप जब 2026 में पैसे बैंकों को पूरा लौटाएंगे, कल्लू को कहा कि बैंक को जब पैसे लौटाएंगे तो आप हमें कितने देंगे, 30,000 रुपये। कितने देंगे? 30,000 रुपये। लेकिन 1 साल बाद इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ रहेगा। 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद इन्फ्लेशन का रेट बढ़ चुका होगा और जब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ चुका होगा तो 2026 की स्थिति में क्या होगा, मान लो 15% बढ़ गई मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन रेट मान लो बढ़ गई। अब क्या हुआ, बैंकों को मिलेंगे 30,000 रुपये ही, जबकि उन्हें 35,000 के आसपास चीज़ें मिलनी चाहिए थी। मतलब क्या हुआ, घाटा हुआ और रामू को देने पड़े कितने, 30,000 ही। अदरवाइज रामू को कितने देने पड़ते, या मैंने एग्जांपल किसका लिया था, कल्लू का एग्जांपल लिया था मैंने, तो कल्लू को कितने देने पड़े, कल्लू को 30,000 ही देने पड़े। मतलब कल्लू क्या रहा, फायदे में रहा। अदरवाइज 15% अगर मुद्रास्फीति बढ़ गई है तो कल्लू को 35,000 रुपये देने पड़ते और यहाँ पर बैंकों को कितने प्राप्त होने चाहिए थे, 35,000, लेकिन हुए कितने, 30,000। मतलब घाटे में है। तो यही कि क्रेडिटर को घाटा हो रहा है, डेटर को फायदा हो रहा है मुद्रास्फीति के टाइम, तो इसी को ही इन्फ्लेशन प्रीमियम कहा है। क्या मेरी बात को समझ पाए? इतना सरल आपको कोई भी नहीं पढ़ा देगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आप पूरा ढूंढो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपको इन एग्जाम्पल से किसी ने समझाया हो तो। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये करना है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है।
ठीक है। एक स्थिति होती है डिफ्लेशन की, एक होती है ना इन्फ्लेशन की, एक होती है डिफ्लेशन की, जिसमें समय के साथ कीमतें गिर जाती है, यानी कि कीमतें गिर जाती है। 100 रुपये की चीज़ 95 मिल गई, कीमतें गिर जाती है। इन्फ्लेशन में बढ़ गई, लेकिन डिफ्लेशन में क्या होगा, कीमतें गिर जाती है, कीमतें गिर जाती है। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से मैंने क्या कहा कि इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन के समय में क्रेडिटर को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान, बल्कि डेटर को फ़ायदा नहीं, सॉरी नुकसान नहीं फ़ायदा होता है। क्रेडिटर को घाटा और डेटर को फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम में। मुझे ये बताओ कि डिफ्लेशन प्रीमियम में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। इसको भी समझाता हूँ। डिफ्लेशन प्रीमियम यानी कि समय के साथ क्या हुआ, अब कीमतें गिरना शुरू होगी। ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है। और बैंक ने क्या किया 2023 में, उसी कल्लू को क्या किया, 10% के हिसाब से वार्षिक ब्याज दिया और 10,000 रुपये दिए। कल्लू को जरूरत थी इसकी, 10,000 रुपये दिए। ठीक। अब 2024 में कल्लू को कितने रुपए लौटाने पड़े, कल्लू को लौटाने पड़े 20,000। कितने हज़ार, 20,000। अब मान लो डिफ्लेशन का मतलब क्या था, समय के साथ कीमतों में कमी हो जाना। अब मान लो 2024 में कीमतें 5% तक गिर गई। कीमतें कितनी गिर गई, 5%। मतलब अब भविष्य में क्या होना चाहिए था, बैंकों को कल्लू से केवल 15,000 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन बैंकों को कितने प्राप्त हुए, 20,000। मतलब बैंक फायदे में रहा। बैंक मतलब किसको, जिसने दिया था, देनदार, सॉरी एक मिनट, देनदार, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, हाँ देनदार, यानी कि क्रेडिटर जो है उसको फ़ायदा हो रहा है। क्यों फ़ायदा, क्योंकि कीमतें गिर चुकी है, और जब कीमतें इसकी गिर गई है तो कीमतों में गिरावट के कारण इस बैंक को क्या आ रहा है, पैसा ज़्यादा आया। क्योंकि अब कल्लू को क्या, कल्लू को देने चाहिए थे 15,000, लेकिन कल्लू को पहले बनाई गई शर्तों के अनुसार क्या करना पड़ा, कल्लू को पहले बनाई गई शर्तों के अनुसार 20,000 देना पड़ा। मतलब इसको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, और बैंकों को 5,000 एक्स्ट्रा मिला। यानी कि आप ये कहेंगे डिफ्लेशन, एक मिनट, डिफ्लेशन प्रीमियम की स्थिति में क्रेडिटर को फायदा और डेटर को नुकसान होता है। इन्फ्लेशन प्रीमियम की स्थिति में क्रेडिटर को घाटा और डेटर को फायदा होता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ाए, इनसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ गए, समझ गए तो बहुत अच्छा है। अब लगता है मुझे इस चीज़ को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इस लेक्चर को इसके बाद बार बार देख सकते हैं, और जब आप लेक्चर को बार बार देखेंगे तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। जो भी आपको समझ, एक बार देखो, एक बार में किसी को समझ नहीं आता है। अगर आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, याद रख रहे हैं, और चीज़ों को भूल रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब एक ही निकलता है कि आप आदमी हैं, आप एक वास्तव में इंसान है। अगर जो व्यक्ति याद करके याद ही रख रहा है, मतलब गड़बड़ है, आप रोबोट की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो याद ही रह रहा है, भूल नहीं रहा है, तो दिक्कत हो रही है ना चीज़ों को। पढ़ेंगे फिर भूलेंगे, फिर याद करेंगे फिर भूलेंगे, यानी कि फिर याद रखेंगे फिर भूलेंगे, है ना। तो इसी तरह से होगा, एक बार पढ़ने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, कोई बात नहीं, 2 बार चीज़ें हो सकती है। हालांकि भगवान ने सबको दिमाग अलग अलग दिया है, इस बात को हमें मानना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी के पास दिमाग नहीं होगा जिसके दिमाग में 10 बार चीज़ें पढ़ने से नहीं जाएगी। हो सकता है कोई व्यक्ति एक ही बार चीज़ों को कैच करता हो सकता है कोई 10 बार, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो चीज़ों को कैच नहीं करता हो। ठीक है।
इस क्लास के बाद शायद हमारी एक और भी क्लास होगी इसी पर, मुद्रास्फीति पर ही। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं फिलिप्स वक्र। ये इसने बहुत परेशान किया लोगों को, ये है क्या, और अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। फिलिप्स वक्र अंग्रेजी में लिखेंगे फिलिप्स कर्व। अब ये बताता क्या है, ये फिलिप्स वक्र क्या है, ये बताता क्या है, ठीक है। किसी भी देश में, किसी भी ये में ये फिलिप्स वक्र का क्या रोल है। देखो ये जो वक्र है ना, ये कर्व जैसे एक ग्राफ की तरह होता है। ये फिलिप्स क्यों कहा, क्योंकि इस विचार को, इस वक्र को सबसे पहले प्रस्तुत किया था विलियम फिलिप्स ने, जो कि न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री रहे हैं और उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाया हुआ भी है। उन्होंने यानी कि विलियम फिलिप्स ने वर्ष 1958 को इकोनॉमिका, क्या नाम था, इकोनॉमिका, याद रह जाएगी आपको, इकोनॉमिका नामक पत्रिका में, इकोनॉमिका नामक पत्रिका में फिलिप्स कर्व का जिक्र किया और फिलिप्स कर्व के माध्यम से कुछ सत्यापित करने का प्रयास किया। मुद्रास्फीति के संदर्भ में ही है वो चीज़ें, वो समझना हमारे लिए आवश्यक है, ठीक। सबसे पहले क्या आप मुझे बता देंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि टारगेटेड मुद्रास्फीति क्या थी, यानी कि एक टारगेट में मुद्रास्फीति को रखना वो क्या था। मैंने आपको ये बताया था 4 ± 2%, यानी कि ना 2% से कम और ना 6% से ज़्यादा, इसके बीच में ही रेंज है, तो वेस्ट क्वालिटी है, यानी कि देश अच्छी स्थिति में चल रहा है। बस आपको इसको ध्यान रखना है। फिलिप्स कर्व क्या बताता है, फिलिप्स कर्व बताता है किसी देश में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का उल्टा रिलेशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। फिलिप्स कर्व क्या बताता है, किसी देश में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिंदी में लिखूँ तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ये बोल रहा है, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान रहे। फिलिप्स कर्व बोल रहा है कि जो हमने मुद्रास्फीति की जो दर निर्धारित की है, अगर वो दर एक सीमित मात्रा में रहे तो मुद्रास्फीति बेरोजगारी के अपोजिट है। जरा साधारण शब्दों में समझते हैं, किताबी भाषा को छोड़ देते हैं अभी, अब जाते हैं सिंपल भाषा में। फिलिप्स कर्व क्या बोल रहा है, फिलिप्स कर्व बोल रहा है किसी देश में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस देश में बेरोजगारी कम होती है। लेकिन ध्यान रहे उन्होंने ये जिक्र अवश्य किया है कि एक निश्चित मात्रा तक, यानी कि उन्होंने जो दर बनाई है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कि 6% से ऊपर चली गई, वो फिर असीमित मात्रा है। अगर मान लो चीज़ें बहुत महंगी मिलने लग जाए, फिर बेरोजगारी नहीं, फिर मतलब बेरोजगारी कम कैसे होगी। उन्होंने कहा कि एक सीमित मात्रा में जब मुद्रास्फीति है, महंगाई है, उसके कारण बेरोजगारी कम होगी। उल्टा रिलेशन बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बेरोजगारी अधिक होगी इसका मतलब इन्फ्लेशन कम होगी, यानी कि जब महंगाई अधिक होगी, जब महंगाई अधिक होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिंदी में बेरोजगारी कम होगी। और इसका उल्टा, जब महंगाई कम होगी, सीमित मात्रा में याद रखें, जब महंगाई कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अधिक होगी। अब जरा इसको समझते हैं सिंपल वाक्य से, सिंपल एग्जांपल से। उदाहरण के लिए आप कंपनी में मैनेजर हैं,
XYZ लिमिटेड, ठीक। XYZ लिमिटेड मार्कर बनाने का काम करती है या पेन बनाने का काम करती है। ध्यान समझिएगा एग्जाम्पल को। पेन बनाने का काम एक कंपनी कर रही है XYZ लिमिटेड, और XYZ लिमिटेड जब पेन बनाने का काम कर रही है, ठीक है, मान लो आज ये 10 पेन का उत्पादन कर रही है, तो 10 पेन के निर्माण के लिए इनको दो ही लोग काफ़ी है। 2 ही लोगों ने 10 पेन का निर्माण किया। मान लो बाजार में महंगाई है, अब इनके 10 पेनों की कीमत, एक पेन की मान लो कितनी है, 25 रुपये में मान लेता हूँ, यानी कि 250 है। अगर मैं एक की कीमत 50 रुपये मान लूँ तो वो हो जाता है इतना 500। होगा ऐसा कि नहीं होगा? यानी कि जब बाजार में महंगाई अधिक होगी तो कीमतों में वृद्धि तो होगी। कीमतों में वृद्धि यानी कि मान लो आपकी जो कंपनी थी वो पहले 25 रुपये में मार्कर बेचती थी, और अब क्या कर रही है, अब वो 50 रुपये में एक मार्कर बेच रही है, और उसको 500 रुपये का लाभ होगा। उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 500 का लाभ हुआ। जब उसको लाभ हुआ, उसके अंदर एक और प्रेरणा आएगी अधिक से अधिक उत्पादन की। किसकी? अधिक उत्पादन की प्रेरणा आएगी। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? यानी कि जब आपको फ़ायदा मिल गया किस चीज़ से ना, तो आपके अंदर और भी इच्छाएं जागृत होंगी कि मैं और अधिक उत्पादन करूँगा। जब और अधिक उत्पादन आप करेंगे, मान लो आप पहले 10 का ही करते थे, अब आपको 100 मार्कर और पेन्स का निर्माण करना है। क्या अब 2 व्यक्तियों से काम चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब अब आपको 5 लोग रखने पड़ेंगे, 10 लोग रखने पड़ेंगे। मान लो आपने 10 लोग रखे, कितने लोग रखे अब आपने, पहले आप 2 ही लोग रख रहे थे, लेकिन अब आप 10 लोगों को काम में लगा रहे हैं। मतलब पहले की तुलना में बेरोजगारी कम हुई। ये होता है पढ़ने का तरीका, ये होता है इकोनॉमिक्स से सीखने का तरीका। किया प्रूव मैंने कि कैसे हो रहा है। उदाहरण के लिए आपकी कंपनी ने क्या किया, पहले 10 मार्कर ही बनाए, लेकिन उस समय मुद्रास्फीति नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुद्रास्फीति आई, आपकी कीमतों में इतना उछाल देखा, यानी कि आपने 50% कमा लिया। अब आप में और भी एक मोटिवेशन जागेगा कि मैं और अधिक उत्पादन करूं। और जब आप और भी अधिक उत्पादन करना शुरू कर देंगे ना, जब और भी अधिक क्या होगा, जब और भी अधिक आप उत्पादन करेंगे, पहले आप 10 करते थे, मान लो अब आपको 100 मार्कर की बनाने की आवश्यकता है, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी में और अधिक लोगों को क्या करेंगे, अब आप अपनी कंपनी में और अधिक लोगों को नौकरी देंगे। और अधिक लोगों को नौकरी देंगे मतलब क्या होगा, आपका और उत्पादन होगा ऐसा कि नहीं होगा? आपका फिर और उत्पादन होगा। यानी कि जब लोगों को अधिक लोग ना, मान लो उदाहरण के लिए कोई लोग चेयर बना रहे हैं, आपको 10 चेयर बनानी है, पहले आप 3 चेयर बनाते थे, तो 3 चेयर जब बनाते थे, 3 चेयर बनाने के लिए आपको 2 लोग लग रहे थे आराम से, लेकिन अब आपको 10 बनानी है तो आपने 6 लोगों को नौकरी में लगा दिया। मतलब जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ी तो बेरोजगारी कम हुई। लेकिन कब? जब ये सीमित मात्रा में रहे, क्या, हमारी मुद्रास्फीति दर एक सीमित दर में नहीं रहेगी, तो ये जो वक्र बनाया गया है फिलिप्स के द्वारा, ये असंतुलित हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। यानी कि एक सीमित मात्रा में अगर मुद्रास्फीति है तो फिलिप्स का वक्र यही बोलता है कि जैसे ही बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, आपको आपके प्रोडक्ट का लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब लाभ होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो लाभ की स्थिति में आप और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए और लोगों को रोज़गार देंगे, और लोगों को रोज़गार देकर आप और उत्पादन करेंगे, फिर और रोज़गार देंगे। मतलब जब जब स्थितियाँ मुद्रास्फीति की है एक सीमित दर में, वो वाली स्थितियाँ, ना 6% से ऊपर ना 2% से नीचे, तो मुद्रास्फीति के कारण रोज़गार अधिक जनरेट होगा। लेकिन अगर स्थितियाँ मान लो ऐसी है कि वहाँ पर मुद्रास्फीति 6 से अधिक हो सकता है, मान लो 50% मुद्रास्फीति है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ रोज़गार हो पाएगा? वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। समझ पाए आप? अब जरा दूसरी स्थितियाँ इसी वक्र की देख लेते हैं।
इस वक्र ने कहा कि जब मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी अधिक होगी। उल्टा रिलेशन बता रहा है ये। जब मुद्रास्फीति अधिक हुई तब हमने क्या किया, लाभ अधिक कमाया। अधिक कमाने के कारण हमने अधिक लोगों को रोजगार दिया। अधिक लोगों को रोजगार देने के कारण हमने क्या किया, अधिक लाभ कमाया, फिर रोजगार अधिक दिया, मतलब बेरोजगारी कम हुई। लेकिन मान लो इन्फ्लेशन रेट कम है, आपने 10 मार्कर का क्या किया, 10 मार्कर को बनाया और बाजार में वो बिके इतने के ही। पहले बिके 500 के, लेकिन अब 250 के ही बिके। 25 रुपये का एक ही बिका, या 25 रुपये छोड़ो 300 का बिका। मान लो 30 रुपये का आपने एक बेचा, तो पहले की तुलना में क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों, पहले की तुलना में आप में मोटिवेशन कम आया। जब मोटिवेशन कम आया आपने 300 ही क्या किया, 300 ही रुपए का मार्कर बेचा। और हो सकता है कि आगे कीमतें और गिर जाएं, क्योंकि कीमतें गिर रही है। कीमतें मान लो और गिरी और 200 का, ठीक है, 20 रुपये का एक मार्कर, 200 का। अब आपके अंदर लाभ की इच्छाएं क्या हो गई है, लाभ की इच्छा कम होने लग शुरू हो गई, क्योंकि आपने जो भी उत्पादन किया उसका आपको उचित लाभ नहीं मिल रहा है। जब उत्पादन का उचित लाभ नहीं मिल रहा है, आपने पहले अपनी कंपनी में 10 लोगों को काम दिया था, और 10 लोगों को काम दिया था तो 10 लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 लोगों को आपको पे करना पड़ेगा, 10 लोगों को पे करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि कीमतें जब गिर गई आपको लाभ कम हुआ। लाभ कम होने की स्थिति में आपने क्या किया, लाभ कम हुआ। लाभ कम होने के कारण आपने उत्पादन भी क्या किया, उत्पादन भी कम किया। मतलब आपको प्रॉफिट कम हो रहा है। आपकी कंपनी में 10 लोग हैं, अब आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी से 5 लोगों को निकाल देंगे, क्योंकि आप उन लोगों को पे करने में समर्थ ही नहीं है। अब आपकी कंपनी उतना लाभ नहीं कमा रही जितने पहले कमा रही थी। मतलब आपने 5 लोगों को निकाला, 5 लोगों को ही अपनी कंपनी में रखा, तब जाकर आपकी कंपनी सस्टेन कर पा रही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की जो रेट है, एक सीमित मात्रा में, मैं बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ, सीमित मात्रा में, ध्यान रहे। अगर मुद्रास्फीति की रेट सीमित मात्रा में बढ़ जाती है तो ये बेरोजगारी को कम कर देती है। उल्टा रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, हमने प्रूफ कर दिया चीज़ों को, और यही प्रूफ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति की रेट ही कम है तो मैंने ये भी बताया कि बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बेरोजगारी ही अधिक हो जाएगी। क्या आप इतनी चीज़ों को समझ पाए। ये फिलिप्स का वक्र बोलता है, यानी कि फिलिप्स का वक्र क्या बोलता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो जाता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ के कारण उत्पादन अधिक होता है, और अधिक उत्पादन के लिए आपको अधिक लोगों की आवश्यकता हुई। मतलब आपने अधिक लोगों को रोजगार दिया। इसका मतलब बेरोजगार क्या है, लोग कम है, बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर कीमतें गिर गई तो कीमतें गिरने के कारण आपको लाभ कम हुआ। लाभ कम होने के कारण आपने उत्पादन कम किया, और उत्पादन कम होने के कारण आपने अपनी कंपनी से कुछ लोगों को निकाला। कुछ लोगों को निकालने के कारण अब लोगों के पास क्या है, बेरोजगारी अधिक है। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक वक्र बना रहा हूँ, फिर अपनी क्लास को ख़त्म कर रहे हैं आज। ठीक है, एक हम बना रहे हैं फिलिप्स का वक्र। ठीक है, जैसे ये है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा इन्फ्लेशन रेट, यानी कि मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मान लो 1 2 3। उदाहरण के लिए जब कीमतें 3 पर थी, अब ये कब कर्व ऐसा बनेगा। ठीक, यानी एक मिनट है, जब कीमतें 3 रुपये थी तो
आपकी अनएम्प्लॉयमेंट देखो कितनी कम है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम है कि नहीं है। लेकिन जब कीमतें सॉरी इन्फ्लेशन की रेट है, ठीक, यानी कि इन्फ्लेशन की रेट अधिक है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, देखो बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मान लो 2 पे पहुंच गई, तो वैसे वैसे बेरोज़गारी दर बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अगर आप यहाँ तक देखो, यहाँ देखो मुद्रास्फीति की दर है 1%, तो देखो अब बेरोज़गारी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पर आपका उत्पादन है। एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य रटाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको चीज़ों को समझाना है। जब चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ये है कर्व। यहाँ पर मैंने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर लिखा मैंने इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पर मैंने 0 लिखा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। यहाँ पर भी ऐसा 1, 2, 3, 4, 5। अब मान लो क्या होता है ना, जब इन्फ्लेशन रेट 5 पर था, ये इस तरह का है, ये एक कर्व बनता है मान लो, ठीक है। ये बना नेगेटिव कर्व, सॉरी हाँ नेगेटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है, इस तरह से आया है, यानी कि ये इस तरह से आया, इसको कहते हैं नेगेटिव कर्व। कौन सा कर्व कहेंगे? नेगेटिव कर्व। क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बन सकता है कि नेगेटिव कर्व है पॉजिटिव है। जब मुद्रास्फीति 5 पर थी, तो यहाँ देखो आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी है, 1 पर जा रही है आपकी एम्प्लॉयमेंट मान लो। जैसे 4 पर आई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुई, बेरोजगारी अधिक होना शुरू होगी। जैसे ही 3 पर आना शुरू होगी, आप 3 पर पहुंच गए। जैसे 2 पर आई तो आप 3 पर पहुंच गए, हुआ सही नहीं हुआ? और 1 पहुंचेंगे तो यहाँ पर आना। यानी कि कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि अगर इन्फ्लेशन रेट अधिक हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट अधिक हो जाता है तो बेरोजगारी दर कम होती है, जब एक सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति बढ़े या घटे। ठीक, समझ पाए आप? तो ये चीज़ें हमने आज समझी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हमने आज। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अंत में फिर से आपको आगाज़ करते हुए कहना चाहूँगा, प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपकी मेरी वीडियोस में, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन के कारण बनता है। मैं कैसा बढ़ा पा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको यहाँ सुधार की गुंजाइश है, और मैं फिर इम्प्रूवमेंट करके आपको कंटेंट आगे के लिए प्रदान करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।